फाइनली ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइज। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इस छोटे से वीडियो के ड्यूरेशन में मैं एक आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूं ताकि आप लोग इसी अटेम्प्ट में अपना एग्जाम क्लियर करें। वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी मेंस 2025 और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस 2026, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट ऑफ माइन, डोंट इग्नोर एथिक्स एंड एसे ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। या आप इसके बजाय किसी और सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ऐसा मत करिएगा, क्योंकि इन द पास्ट दोज हु हैव इग्नोर्ड और गिवन लेस फोकस्ड टू एथिक्स एंड एसे, they are either out of the game or their rank is below 900 और 800 और उनको फिर से अपीयर होना पड़ता है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट्स को इन दोनों सब्जेक्ट्स की वजह से फिर से पेपर अपीयर करना पड़े, इसीलिए ऐसी वीडियोस हम लोग क्रिएट करते हैं। तो इससे पहले कि हम लोग वीडियो में आगे बढ़ें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि हाउ टॉपर्स फोकस ऑन दीज टू सब्जेक्ट्स, कैसे ये दो सब्जेक्ट जो हैं वो रैंक बनाते हैं, कैसे इन दो सब्जेक्ट्स को यूज करके आप अपने सिर्फ और सिर्फ सपने को नहीं बल्कि एक अच्छा स्कोर ले आ सकते हैं, एंड दैट वुड बी वेरी वेरी गुड। और याद है, स्कूल और कॉलेज में हमेशा कोई ना कोई एक ऐसा पेपर होता था जो कि हमें हाई स्कोर दिलाता था, याद है आपको? ये वो सब्जेक्ट हैं। ठीक, डिटेल में डिस्कस करते हैं कि आखिर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मैं आपको कुछ टॉपर्स के मतलब स्कोर दिखाता हूं। ये इसी साल के टॉपर हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12 और 49 रैंक तक हमने इनको लेकर गए हैं। ये स्कोर देख रहे हो आप, जो मैंने दो बोल्ड में हाईलाइट किए हैं, ये स्कोर है हमारे एसए के और एथिक्स के। ठीक है, ये है एसए और ये है एथिक्स, जीएस पेपर 4, और ये है टोटल मार्क। ये इस साल का है, यूपीएससी सीएसई 2024। इफ यू विल ऑब्जर्व क्लोजली, यू विल सी कि सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट स्कोर कर रहे हैं वो आइदर एसए में या एथिक्स में स्कोर कर रहे हैं, और जिससे उनका जो ओवरऑल स्कोर है वो काफी बूस्ट हो रहा है। आप किसी भी टॉपर की टॉपर स्टॉक सुनिएगा या फिर आप किसी भी अच्छे मेंटोर की बात सुनिएगा, वो आपसे जरूर कहेंगे कि बेटा अगर एथिक्स को और एसए को इग्नोर किया तो ये बहुत बड़ा डैमेज है, आप शायद आपका नाम लिस्ट से निकल सकता है, या फिर जो आपकी ड्रीम सर्विसेज है वो नहीं मिल पाएगी। इन दोनों पेपर को मिला के लगभग 250 यानी कि 500 मार्क्स का टोटल बनता है, जो कि सबसे पहले डे 1 में हमारा एसए होता है। ठीक है, डे 1 में एसए होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे स्ट्रैटेजी करनी चाहिए और क्या क्या टॉपर्स यूज करते हैं ताकि उतना उनका स्कोर आ जाता है। नंबर 1 ये देखिए कि हर्षिता गोयल जो रैंक 2 हैं, 144 मार्क्स, हाईएस्ट एसए 144 मार्क्स। वहीं पे जीएस 3 में सिर्फ 90 और जीएस 1 में 102 मार्क्स आए थे। आप देखेंगे 125 मार्क्स जो हैं उनके एसए में आए हैं। आप ऑल इंडिया रैंक शक्ति दुबे का देखेंगे, रैंक 1, 141 मार्क्स आए हैं एसए में, 141 मार्क्स। यानी कि अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 500 में से लगभग ऑन एन एवरेज ये स्कोर जो है 120 लेके चलें तो 240 और लगभग 250 तक स्कोर कर ले रहे हैं कैंडिडेट इस दो पेपर से। ठीक है, यानी कि अगर आप देखें 464, 463, 438, इसमें से 250 जो नंबर है ऑलमोस्ट वो इसी का है। अगर आप इन दोनों का मार्क्स जोड़ेंगे, हर्षिता शक्ति दुबे का 241 है और टोटल स्कोर 461 है। सो ऑलमोस्ट जो है वो हाफ ऑफ द मार्क्स इन 2 पेपर, एंड देन तीनों पेपर में ये ऑलमोस्ट एवरेज मार्क्स आए हुए हैं। व्हेन यू विल सी दिस पेपर, एल्फ्रेड थॉमस ऑल इंडिया रैंक 33, 139 मार्क्स इन एसए, देन 106 मार्क्स इन एथिक्स, देन उत्कर्ष यादव रैंक 32, 117 मार्क्स इन एसए एंड देन 124 मार्क्स हियर। जो कैंडिडेट सौरभ सिन्हा, आप देखिए कि इनके बाकी सारे पेपर्स में कितने कम मार्क्स हैं। सौरभ सिन्हा ऑल इंडिया रैंक 49, जीएस 1 में 94, जीएस 2 में 106 एंड 3 में 80 मार्क्स हैं। लेकिन आप देखिए 112 है एसए में और 118 है इसमें। डोंट यू थिंक दिस वाज द डिसाइडिंग फैक्टर कि वो 398 मिला है? अगर इसमें भी 80-90 होता तो शायद ये लिस्ट से बाहर होते। लेकिन ये लोग प्रिपेयर कैसे कर रहे हैं, ये दो पेपर प्रिपेयर कैसे किए जाते हैं, नाउ आई एम गोइंग टू शेयर यू। ठीक है, सो ध्यान से देखिएगा। और इसीलिए हम लोगों ने रिसेंटली अपना एक मेंस रेडी बैच इंट्रोड्यूस किया है, जिसकी क्लासेस जो हैं वो 17 जुलाई से स्टार्ट हो रही हैं। एंड दीज आर द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन द सेशन। नंबर 1, मेंस लेक्चर प्लस मेंटोरशिप प्रोग्राम।
ये वो प्रोग्राम है जो कि PYQs को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस लेक्चर को 40 लेक्चर्स के अंदर पूरा का पूरा मेंस कवर कराया हुआ है। यानी कि ये 100 आवर्स का पूरा लेक्चर है और 6 महीने की इसकी वैलिडिटी है। अगर आप कूपन कोड यूज कर रहे हैं MLGP26 देन यू विल बी एबल टू गेट 10% डिस्काउंट, और ये भी वैलिड है फॉर द नेक्स्ट 3 days, ओनली लिमिटेड फॉर फ्यू स्टूडेंट्स। और ये है उसकी शेड्यूल डेट, यानी कि यूपीएससी सीएससी 2026 के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो मेंस रेडी होने के लिए मैंने 17 जुलाई से आपका ये प्रोग्राम स्टार्ट है। 17 जुलाई टू 18 अगस्त को ये प्लान खत्म हो रहा है, जिसमें कि हमने मेंस ओरिएंटेड सारे सब्जेक्ट लिए हुए हैं। सो प्रिपेयर मेंस बिफोर यू गेट रेडी फॉर प्रीलिम्स, क्योंकि नेक्स्ट प्री के बाद जो मेंस का टाइम है वो बहुत कम है। 88 डेज बचे हुए हैं। यू वोंट बी एबल टू गेट थ्रू अगर इस टाइम पे अगर आप अच्छी प्रिपरेशन नहीं करोगे तो ये बैच स्टार्ट हो चुका है। ये बैच का जो फ्लो है ये PYQ इसका आधार है, ठीक है। ये PYQ कैसे होगा, क्या होगा, ये अभी डिटेल में आप देखना लेक्चर में मैं आपको क्या बता रहा हूं। प्लस नीचे जो लिंक में अगर आप क्लिक करेंगे कोर्स को, जब आप बाई करेंगे तो वहां पे डेमो लिंक है वीडियो का, आप जाके डेमो लिंक देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग सेशन ले रहे हैं। ऑलराइट, अदरवाइज ऑलरेडी आपको पता है कि मार्गदर्शन IAS में सिद्धार्थ सर जो हैं वो ऑलरेडी मतलब जाने जाते हैं मेंटोरशिप के लिए और PYQs के लिए। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी वैल्यूएबल फॉर यू और आपको बाद में बहुत रिवॉर्ड देगा, ठीक है गाइज। सो ओनली 100 आवर्स एंड देन 40 लेक्चर्स में हम लोग करेंगे शाम को 7 से 9, और ओनली ट्यूसडे थर्सडे क्लास चलेंगी 2 से 3 घंटे की, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग ऐसे का। ध्यान से देखिएगा आप लोग, ऐसे वो स्ट्रैटेजी है जहां पर पेपर आपका 250 मार्क्स का होता है। 250 मार्क्स में आपको 2 ऐसे लिखने होते हैं, राइट। 125 मार्क्स का और 125 मार्क्स का। यहां पर 3 घंटे हमारे पास होते हैं जहां पे हमें ऑलमोस्ट 90 मिनट एक को मिलता है और 90 मिनट एक ऐसे को मिलता है। अगर आप ध्यान दोगे ये ऐसे का पेपर पहला पेपर होता है, यानी कि जब भी हमारे मेंस का पेपर होगा तो सबसे पहले ऐसे आता है। ऐसे के बाद कोई पेपर नहीं होता है, उसके बाद फिर अगले दिन GS1 GS2। आपके पास बहुत अच्छा चांस है कि आपको दिन भर में सिर्फ 3 घंटे लिखने हैं और आपको स्कोर करना है। नंबर 1, अगर आपको GS का पेपर होता है, GS पेपर 1, 2, 3, इसमें क्या होता है 10 मार्कर और 15 मार्कर होते हैं, ठीक है। तो अगर 10 मार्कर के 10 क्वेश्चन हैं, ठीक है, 10 मार्कर के 10 क्वेश्चन हैं और लगभग 150 वर्ड है, तो आपको 1500 वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। 1500 वर्ड्स लिखने कितने टाइम पे, ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन 7 मिनट का, तो 70 मिनट में आपको लगभग 1500 वर्ड लिखने हैं। लेकिन यहां पे क्या है, ऐसे में क्या है कि आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर लिखना है। यहां पर आप 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे, अलग अलग डायमेंशन में आप पढ़ेंगे, ठीक। कोई क्वेश्चन आएगा, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ऐसे में आपको एक ही क्वेश्चन सेलेक्ट करना है पेपर सेक्शन A से और उसी में अपना 90 मिनट देने हैं। तो यहां पे जो टाइम वैल्यू है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, वो यहां पे ज्यादा दिख रही है कि अगर आप ऐसे को अच्छे से पढ़ते हो तो आप 90 मिनट एक क्वेश्चन पे बहुत ही अच्छा ऐसे लिख सकते हो और वो आपके रिफ्लेक्ट कर जाएंगे आंसर में। अगर मैं शक्ति दुबे जी का एग्जांपल लूं तो 141 आए हैं, ठीक है। सो ऑलमोस्ट 70 मार्क्स इनको मिले हैं, लगभग 70 मार्क्स ऑन एन एवरेज एक पेपर से। तो आप समझ जाइए कि आप अगर 125 मार्क्स का क्वेश्चन है तो लगभग आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 40-45% स्कोर मिल रहा है। सो कितनी अच्छी बात है कि आप टाइम जितना डेडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे, उससे ज़्यादा आप यहाँ पे टाइम डेडिकेट कर रहे हैं तो कितनी वैल्यू मिल रही है। ऑलराइट, सो आप खुद कैलकुलेट करके देखिएगा कितना टाइम पे और ये कितना वैल्यू आपको प्रोवाइड कर रहा है। ये 125 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और ये लगभग 10 क्वेश्चन करेंगे आप तो जाके 150 या फिर 150 125 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसीलिए ऐसे में क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है ये करना। दूसरी चीज, जब आप इसके सिलेबस में देखोगे, सिलेबस में बहुत ही नैरो, मतलब ऐसा लिखा है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। लिखा है कि कैंडिडेट मे बी रिक्वायर्ड टू राइट एसे ऑन मल्टीपल टॉपिक, दे विल बी एक्सपेक्टेड टू कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट ऑफ एसे, अरेंज देयर आइडिया इन ऑर्डरली फैशन। यानी कि आपको अपने आइडियाज को अरेंज करने, भले आप किसी भी तरीके से लिखिए, आप फैशनेबल तरीके से लिखिए, लेकिन आपको ऑर्डरली सिंक्रोनाइज करने पड़ेंगे, आपको एक ऑर्डर बनाना पड़ेगा एंड टू राइट कंसाइसली, ठीक है। क्रेडिट विल बी गिवन फॉर अफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। सो
अब आपको समझ में आ गया ना कि क्रिएटिव राइटिंग करनी है यहाँ पे, और बहुत अलग अलग डायमेंशंस के साथ साथ लिखनी है। अब हमने क्या किया कि ऐसे को डिकोड किया। पिछले 11 सालों में हमने ये देखा कि फिलोसॉफिकल ऐसे आए हैं साइंस एंड टेक के, सोसाइटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, गवर्नेंस एंड एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के सेक्शन से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, अब ध्यान देखिएगा, ये हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं हर एक थीम से। ठीक, थीम से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं? जो फिलोसॉफिकल हैं वो 12 क्वेश्चन आए हैं पिछले 11 साल में, यानी कि 2024 में भी लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है फिलोसॉफिकल ऐसे। मैक्सिमम फिलोसॉफिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन अगर आपको फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस को डील नहीं कर पा रहे हैं आप, ठीक है, आप बहुत ज्यादा इफेक्टिव बढ़िया आंसर नहीं लिख पा रहे हैं, डोंट वरी, फोकस ऑन दीज इश्यूज एज वेल। सी, साइंस एंड टेक से एक क्वेश्चन तो गारंटीड बन रहा है हर साल, सोसाइटी से एक क्वेश्चन बन रहा है, हिस्ट्री से एक, एंड इकोनॉमी पॉलिटी से एक क्वेश्चन बन रहा है, और अभी लास्ट ईयर से एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का क्वेश्चन डाला जाने लगा है इन ऐसे, विच मीन्स कि अगर आप ये देखोगे, ये पूरा सेगमेंट, ये आपका जीएस पेपर 3 है, ये आपका जीएस पेपर 1 है, ये जीएस 1 है, ये जीएस 3 है, ये जीएस 2 है, ये जीएस 3 है। तो जीएस 3 जितने अच्छे से आप अपने जीएस पेपर को पढ़ोगे, उतने ही अच्छे तरीके से आप यहाँ पे अपने आंसर्स लिखोगे। मैं आपको कुछ सैंपल दिखाता हूँ। तो टॉपर्स क्या करते हैं, पहले वो टाइम मैनेजमेंट देख लेते हैं, ठीक है, और वो अपने स्ट्रेंथ पे खेलते हैं। आपको सेक्शन ए में ऐसा तो होगा नहीं कि सारे ही फिलोसॉफिकल आएंगे, और जो फिलोसॉफिकल होते भी हैं वो भी सब्जेक्ट वाइज ही होते हैं, आइदर पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, वो भी होते हैं। हमें क्या करना है, हमें डिकोड करना है इन सारे के सारे क्वेश्चंस को। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है साइंस, सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज से। जस्ट थिंक अबाउट इट, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ये ध्यान देखिए, 2019 एंड 2024 में। और भी क्वेश्चन थे, हमने लिए नहीं है, लेकिन 2019 में ये क्वेश्चन पूछा है, साउथ एशियन सोसाइटीज आर वुवन नॉट अराउंड द स्टेट बट अराउंड देयर प्लूरल कल्चर एंड प्लूरल आइडेंटिटी। सो व्हाट आर द साउथ एशियन सोसाइटीज? ठीक है, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है साउथ एशियन सोसाइटीज कौन कौन सी। दूसरी चीज, एक ये देखिए, पेट्रियार्की इज द लीस्ट नोटिस्ड येट मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर ऑफ सोशल इक्वालिटी। तो आप क्या इस पे आंसर नहीं लिख पाएंगे, बट यू हैव टू बी क्रिएटिव। आइदर यू गो फॉर सम फैक्ट डेटा बेस्ड, यू गो फॉर सम एनेक्डोट स्टोरी बेस्ड, या फिर कोई रियल लाइफ इंसिडेंट किसी भी एक फैमिली का या फीमेल का जो कि ये चीजें दर्शाता हो। एंड देन सोशल मीडिया ट्रिगरिंग फोमो अमंगस्ट यूथ प्रेसिपिटेटिंग डिप्रेशन एंड लोनलीनेस। अ लॉट ऑफ पीपल इन 2024 टॉपर्स ने बताया था कि इस पर ऐसे लिखा है, क्योंकि बहुत कुछ लिखने लायक है। तो ये लोग प्रैक्टिस करते हैं ऐसे क्वेश्चंस पे और अपने फ्रेमवर्क बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अब आपको दिखाता हूं हमारी जो नोट्स हैं, हमारी जो यूपीएससी के पीवाईक्यू नोट्स हैं, वो देखिए, ये हमारे हैं एसए के, ठीक है, पीवाईक्यू फर्स्ट एंड बुक्स लेटर, एसए एनालिसिस 2013-24 स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क एंड ये, ठीक है, लेवल 2 का है ये। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। यहां पे मैंने किया ऑलमोस्ट कट, यहां पे मैंने डाला 100, लेट्स से 100, ठीक है। तो सोशल मैंने क्वेश्चन देख लिया, इज ग्रोइंग, सोसाइटी का आ गया, ओके। सोशल मीडिया इज इनहेरेंटली सेल्फिश, देन सोसाइटी, देन फुलफिलमेंट ऑफ न्यू वुमेन इन इंडिया, सोसाइटी का क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ डेस्टिनी इज द नेशन शेप, एग्जाम्पल ले लीजिए, लेट्स से कि ये सोसाइटी का क्वेश्चन है, डेस्टिनी ऑफ नेशन इज शेप्ड इन इट्स क्लासरूम। तो ये हमारे L2 नोट्स हैं, इसका मॉडल आंसर हमने दिया हुआ है। तो आप यहाँ से कहानी उठा सकते हैं कि एक रिमोट एरियाज में एक लद्दाख स्कूल था, एक लड़की थी जो कि क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ रही थी और वो ड्रीम कर रही थी कुछ इनोवेट करने का सोलर सिस्टम पे। तो ये लोग आप कहानी के फॉर्म में ये लिख सकते हैं और आपको आइडिया मिल सकता है हमारे लेवल 2 के नोट से। दैट इज प्योर सॉल्व्ड क्वेश्चन। तो आपको डिटेल पता चल जाएगी, इंट्रोडक्शन भी है इसमें, ठीक है। उसके बाद सारे एंगल दिए हुए हैं, रोल ऑफ मीडिया, देन पॉलिटिकल एंगल, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल, देन व्हाट आर द क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, व्हाट आर द एंटीथेसिस पर्सपेक्टिव रिलेटेड टू दिस एसे, देन व्हाट आर द मल्टी लेवल इंपैक्ट, इंडिविजुअल, फैमिली, नेशनल, ग्लोबल, एंड देन कंक्लूजन। हर एक क्वेश्चन का दिया हुआ है यहाँ पे। सिमिलरली अगर मैं अपने पीपीटी पे हम लोग वापस आते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग चलते हैं, ये देखिए, ये हमारे इकोनॉमी से रिलेटेड है। मैंने एक क्वेश्चन दिखे, क्वेश्चन इकोनॉमी में कि
Impact of new economic measures on physical ties between union and states in India, near jobless growth in India, an anomaly or outcome of economic reform, then digital economy. These are the questions जो कि ऑलरेडी आपने पढ़े हुए हैं जीएस पेपर 3 में, आपने हमारे सोसाइटी में भी कहीं ना कहीं आपने पढ़े हैं, देन एग्रीकल्चर में भी पढ़े हैं। तो एग्रीकल्चर के ऊपर भी क्वेश्चन है, फार्मर्स के ऊपर भी, फार्मिंग हैज लॉस्ट द एबिलिटी टू बी अश्योर्ड सब्सिस्टेंस। तो ये क्या है, इन सब पे एक फ्रेमवर्क, एक आंसर बना लिया जाता है, और ऐसे ही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एसए में। मेंस में काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं, थीम रिपीट होती है, तो आपको भी यही करना है, टॉपर्स भी यही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि वाटर डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स इन फेडरल इंडिया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ये इतना इंपॉर्टेंट थीम है, जीएस पेपर 2 की बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन स्टार्ट राइटिंग इट। अभी मैं आपको एक मॉडल आंसर दिखाता हूँ जो इसका फ्रेमवर्क है, ठीक है। ये देखिए, इसको मैं अगर करूँगा कि पॉलिटी की ऐसे राइटिंग का स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा आपका लेवल 3 है, ठीक है। इंट्रोडक्शन, पैरा 1 में आप लिखेंगे स्टार्ट विथ कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट और रिफॉर्म, देन आप डेटा ऐड करेंगे, कमिटी रिपोर्ट ऐड करेंगे, फिर उसके बाद आपको लगभग 200 वर्ड ओरिजिन एंड इवोल्यूशन के बारे में बात करनी है, देन फाउंडेशनल पॉलिटिकल थिंकर मॉडल के बारे में बात करनी है, फिर उस प्रोसेस के अडॉप्शन के बारे में बात करनी है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग। उसके बाद एग्जाम्पल्स आपको कोट करने हैं, फेडरलिज्म के, वेलफेयर स्टेट के, लिबर्टी के, फिर उसके बाद एसे एनरिचमेंट के लिए आपको इन सारे एंगल पे लिखना पड़ेगा। तो ये एक स्केलेटन है, ये एक स्ट्रक्चर है, ताकि आप मेंस का आंसर इजीली लिख सकें। टॉपर यही सारी चीज़ें करते हैं, और वो लेकिन मेहनत करना पड़ता है, मतलब ऐसे नहीं कि आप बस किसी ने आपको बता दिया और लिख दिया, नहीं, लिखना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, दैट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट। ये तो हम लोग समझ चुके हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऑलरेडी आपको हमारे PYQ के जो नोट्स हैं उन पे मिल जाएंगी, ठीक है। हमारे आप मोबाइल ऐप में जाएंगे तो मिल जाएंगे। अब देखिए एथिक्स में, एथिक्स में 250 मार्क्स का है। एथिक्स का ओवरलैप हमारे जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस से है, जहाँ पे वो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, देन पब्लिक सर्वेंट एंड ऑल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एथिक्स में इतने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं कि मैं आपको दिखाऊंगा तो आप यकीन नहीं करेंगे, लिटरली ह्यूज रेपिटेशंस, लेकिन आंसर लिखने आना चाहिए। आपका आंसर दूसरों से अलग कैसे, वो इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये सिलेबस है हमारा, हम लोग एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पढ़ लेते हैं। हम लोग पूरा बात करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन ये देखिए, ये क्या कह रहा है, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस एक पार्ट है इसका, दूसरा पार्ट है ह्यूमन वैल्यूज, ठीक है। तो एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस में इसकी एसेंस के बारे में, डिटर्मिनेंट्स के बारे में, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन के बारे में, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स के बारे में, और एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप के बारे में। फिर ह्यूमन वैल्यूज जो है वो किससे है, ह्यूमन वैल्यूज आपको किससे सीखनी है, टीचिंग ऑफ ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, रोल ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी इन इंक्रीजिंग द वैल्यूज। अब देखिए, इसी पर्टिकुलर टॉपिक से यूपीएससी ने कितने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, हम लोग आते हैं, ठीक है। ये पिछले 11 सालों में यूपीएससी ने 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा गया है पब्लिक सिविल सर्विसेज वैल्यूज एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, ठीक है। उसके बाद फिर 38 कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर्स एंड फिलोसफर, उसके बाद फिर आता है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। एग्जाम्पल के लिए हम लोग इसको लेकर चलते हैं, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस को। 2024 में भी था, ठीक, और लेटेस्ट ये देखिए, प्रोबिटी इन गवर्नेंस 2024 में, फिर 2024 में सर्विस, देन कंट्रीब्यूशन टू मोरल थिंकर, ये सब लेटेस्ट आए हुए हैं लास्ट में। हम लोग एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस के ऊपर देखते हैं, ठीक है। सो मैं लेकर चलता हूँ आप लोगों को यहाँ पे हमारे इस PYQ अस्त्रा के नोट्स में। ये एथिक्स का है, ये लेवल 1 का है। थीम वाइज PYQ सेग्रीगेशन हमने किया हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा, ये एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज, ये आपको ऐसे ही इमेज के साथ मिलेंगे। ये देखिए कहाँ का है, ये एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, जो हमारा पहला जो बुलेट पॉइंट था। अब ध्यान से देखोगे तो कितने क्वेश्चंस आए हैं, लगभग मेरे ख्याल से 27 टाइम्स यूपीएससी हैज आस्क्ड इन द लास्ट 11 ईयर्स। मतलब कि 2.5 का रन रेट है, हर साल 2.5 क्वेश्चंस पूछा जा रहा है इस एक पर्टिकुलर टॉपिक से। ये देखिए 2024 में पूछा गया है एथिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी
एथिकल रीजनिंग इन एआई एडमिनिस्ट्रेशन। आप देखते रहिए 5 क्वेश्चन आए हैं 2024 में, ठीक है। एक तो डायमेंशंस ऑफ एथिक्स क्या होते हैं, इन्वायरमेंटल एथिक क्या होता है। आप देखते रहो, मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, अभी वही चल रहा है, अभी ये वही चल रहा है, और अभी भी स्क्रॉल कर रहा हूं मैं, तो 27 क्वेश्चन यहां पे जाके खत्म होता है 2014 में। 27 टाइम्स यूपीएससी एग्जाम। उसके बाद फिर हमारा एटीट्यूड आता है, एटीट्यूड। लेकिन अब इस 27 क्वेश्चन को डिकोड कैसे किया जाए, अब हमने इसको डिकोड किया है। नंबर 1 ये देखिए, सो एथिक्स इंटरफेस मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए, सो पिछले 11 सालों में दीज आर दी फ्रीक्वेंटली रिपीटेड थीम फ्रॉम एथिक्स एंड इंटरफेस। व्हाट? एनवायरमेंटल एथिक्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से 3 बार, 3 टाइम्स दे हैव आस्क्ड। 14, 15 and 2024 latest, environment has been the most repeated theme, and if you are not preparing on the environment theme, then मतलब हम अब प्रिपरेशन तो ओरिएंटेड नहीं कर रहे हैं ना, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं कर रहे हैं। इन्वायरमेंट इतनी इंपॉर्टेंट थीम है, न सिर्फ जीएस पेपर 3 की, बल्कि आई विल टेल यू जीएस पेपर 2 में एनवायरनमेंट से पिछले 11 सालों में कम से कम 9 क्वेश्चंस आए हैं। 9 क्वेश्चंस केम इन्वायरमेंटल एथिक्स के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, और हमारे गवर्नेंस और सोशल जस्टिस में भी आए हुए हैं। फिर देखो, लॉ वर्सेस एथिक्स, कॉन्शाइंस वर्सेस रूल्स, ये 15, 16 और 23 में। एथिक्स इन गवर्नेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये देखिए। फिर एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस, मल्टीपल। दीज आर दी 5 टॉपिक्स जो कि मल्टीपल रिपीटिशन है इनका एथिक्स के पेपर में। सो आई एम सेइंग, व्हाई विल यू नॉट क्रिएट नोट्स फ्रॉम दिस and you will be able to answer these things in your examination. If the question will ask, you will score. क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल कंसाइंस वर्सेस द सिस्टमेटिक और लीगल ऑब्लिगेशन। एथिक्स एज अ टूल फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन वेयर इन डोमेस्टिक और ग्लोबल स्पेस। देन बैलेंसिंग डेवलपमेंट विथ एथिक्स, ठीक है। सोशल डेवलपमेंट हो रही है तो कैसे हम सोशल एथिक्स, इकोनॉमिकल एथिक्स और इन्वायरमेंटल एथिक्स को पढ़ सकते हैं। ये कुछ ऐसी चीजें दोस्तों। अब देखिए, मैंने एआई टूल को यूज करके पिछले 11 साल के एथिक्स के ह्यूमन और एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस के ये माइंड मैप क्रिएट किए हैं। कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं इन लोगों ने, ये देखो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूं। दीज आर दी एग्जाम्पल। एथिक्स इन टेक्नोलॉजी, एआई इन एडमिनिस्ट्रेशन 2014 में पूछा गया। डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, की डायमेंशन इन्फ्लुएंसिंग एक्शंस 2024 में। अब ये देखिए, ग्लोबल एथिक्स से 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे 2015 से 2024 में। किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं ग्लोबल एथिक्स से? नेशनल इंटरेस्ट, एथिकल डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल एड एथिक्स, एथिकल कंसिडरेशन इन वॉरफेयर, रशिया यूक्रेन वॉर, वेपन इंडस्ट्रीज एंड पीस, दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो हम लोग एनवायरमेंटल एथिक्स से 3 क्वेश्चन आए 15 में, 14 में, 24 में। क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन ग्रीड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज। सो ये आप सब ले लीजिएगा। मतलब पॉइंट ये नहीं है कि आपको ये सब पीडीएफ चाहिए या नहीं चाहिए। पॉइंट ये है कि देयर इज अ सेट पैटर्न, एक स्ट्रैटेजी है, एक अप्रोच है, ऑलरेडी प्लेबुक बनी हुई है। बस आपको फॉलो करना उन चीजों को और मेहनत करनी है। ये कहते हैं इसको सही डायरेक्शन में मेहनत करना। मेहनत तो आप करते हैं, लेकिन सही डायरेक्शन में मेहनत करना इसी को कहते हैं, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स। नाउ ये नोट्स है ना, ये देखिए, यहां पे लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो जैसे वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे वो फ्रेम किए गए हैं, अब आपको भी ऐसे ही क्रिएट करना है। एक्शन, कॉन्सिक्वेंसेस, कैरेक्टर, मोटिव, दीज आर द डिटर्मिनेंट ऑफ एथिक्स एंड यू हैव टू राइट लाइक मेन पॉइंटर्स एंड देन उनके एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं। वहीं पर अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ हाउ डू एथिक्स चेंज, विवेक, तर्क, वितर्क, हाउ डू एथिक्स चेंज, एक्सपीरियंस के थ्रू, देन डेलिब्रेशन, फिर उसके बाद चेंज इन रीजनिंग, सोशल सिचुएशंस। सो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी देने हैं। चैलेंजेस क्या हैं? ईगोइज्म एंड रिलेटिविज्म, कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉस ऑफ एथिक्स, देन पर्सपेक्टिव ऑन एथिक्स, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। ये देखिए, ऑलरेडी एक यूपीएससी ने पूछ चुके हैं डायमेंशंस ऑफ एथिक्स इन द रिसेंट ईयर्स। देन मेटा एथिक्स, देन उसके बाद देयर आर अलग अलग अप्लाइड एथिक्स, ठीक है। ये नोट्स प्रिपेयर की गई हैं बाय दी रैंकर। ये देखिए यहाँ पे एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ। सो हार्मनी किसको कहते हैं? इंटरनल, देन उसके बाद एक्सटर्नल, देन एट द इंडिविजुअल लेवल, देन फैमिली लेवल, देन सोसाइटल लेवल।
ऑल राइट, देन व्हाट आर द कॉन्फ्लिक्ट, व्हाट डज वैल्यू मीन्स, ओके, देन व्हाट आर द पॉलिटिकल इम्पैक्ट, व्हाट इज मीडिया इम्पैक्ट ऑन इट. सो ये क्या है, ये सारे स्ट्रक्चर हैं. रैंकर्स ने इन्हीं सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए अपने ऐसे नोट्स बनाए हैं और रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स लिखे हैं, कोट्स लिखे हैं, केस स्टडीज लिखी हैं और अच्छा स्कोर किया है. प्रैक्टिस करनी है, मोर प्रैक्टिस एंड लॉट. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स. अगर आपको ये सारी नोट्स चाहिए तो ऑलरेडी हमारे मोबाइल ऐप पे, वेबसाइट पे ये ऑलरेडी है. एनीवेज, अगर आप हमारा जो प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हैं, मार्गदर्शन जो मेंस लेक्चर एंड गाइडेंस प्रोग्राम, मेंटरशिप प्रोग्राम जिसके बारे में हमने बताया था, दिस इज पार्ट ऑफ इट. और वो लेक्चर में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, सो आई होप कि आपको क्लैरिटी हुई होगी. सो इवन इफ यू वांट दिस नोट्स और टू ज्वाइन द प्रोग्राम, आपको जाना पड़ेगा हमारे मोबाइल ऐप के अंदर, करना पड़ेगा डाउनलोड और स्टार्ट करिए. देखो, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं बन जाओगे ना आप IAS IPS एंड ऑल. ठीक है, मेहनत करिए, लेकिन सही डायरेक्शन में मेहनत करिए. मैंने आपको बता दिया है. आई होप क्लैरिटी आ गई होगी कि एथिक्स और ऐसे कैसे हम अप्रोच करनी है और वो सिस्टमेटिक अप्रोच क्या है जिसके थ्रू आपको मेहनत करनी है सही डायरेक्शन में, यू विल बी एबल टू स्कोर ग्रेट. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच. यही इंपॉर्टेंट बात थी, मुझे आपको बतानी थी. वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो एक बार लिख दीजिएगा, जय हिंद, हम सब मिलकर जीतेंगे. थैंक यू.